तेज आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। दरअसल सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में जमानत सुनवाई जारी है। बता दें आपको कि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील इस वक्त कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनका पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई के पास, क्योंकि सीबीआई शराब घोटाला मामले की जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से ईडी जांच कर रही थी, तो ईडी मामले में तो जमानत उनको मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि सीबीआई की कस्टडी में इस वक्त है अरविंद केजरीवाल, तो इस मामले में भी जमानत याचिका केजरीवाल ने कोर्ट में लगा रखी है, जिस पर सुनवाई जारी है। अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, सुनवाई हो रही है केजरीवाल की सीबीआई मामले में पूरी, और लेकिन यहाँ पर कितने प्रबल लग रहे हैं कि आखिर जमानत मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि उनके वकील ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ। देखिए, जो डिफेंस लॉयर हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जाहिर तौर पर वो यही कहेंगे, उनकी यही दलील है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उधर सीबीआई और ईडी लगातार कहती आ रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, उनके पास मनी ट्रेल है, उनके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का पूरा डाटा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और पिछले दिनों जिस तरह से 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में अंतरिम जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को, हालांकि क्योंकि वो सीबीआई के केस में अरेस्ट थे इसलिए उन्हें वो जेल से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन आज अगर उन्हें राहत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी ये तर्क दे रहे हैं कि पहले निचली अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से भी अंतरिम जमानत अगर अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है तो फिर हाई कोर्ट इस मामले में जमानत क्यों नहीं देगा। यही दलील उन्होंने दी है कि 2 बार जमानत मिल चुकी है पहले से ही। इससे पहले अंतरिम जो जमानत थी चुनाव के लिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, फिर लोअर कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दी, हालांकि उस पर रोक लग गई क्योंकि ईडी हाई कोर्ट चली गई। बाद में सीबीआई ने 29 जून को गिरफ्तार कर लिया था अरविंद केजरीवाल को और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी थी। हालांकि सीबीआई केस की वजह से वो जेल के अंदर थे, तो सबकी निगाहें फिलहाल यहां पर है। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान जो चार्जशीट दायर की गई सीबीआई की तरफ से, उसमें 37 नंबर का आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है, जबकि 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी है। सीबीआई और ईडी ये दलील दे रही है कि अगर एक पार्टी के तौर पर एक किसी कंपनी ने अगर कोई घोटाला किया है, कोई गड़बड़ी की है, तो जो उसको चलाने वाला अधिकारी है वो इस मामले में आरोपी बनता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई मंत्रालय नहीं संभाल रहे थे, इसीलिए उन पर सीधा केस नहीं बनाया गया, लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना लिया गया है। बिल्कुल सुजाता, यहाँ पर ये भी सिंघवी कह रहे हैं कि सीबीआई इस मामले में पूछताछ करना चाहती है, तो गिरफ्तारी की जरूरत आखिर क्यों है? बिना गिरफ्तार किए भी पूछताछ की जा सकती है, किस बिना? बिल्कुल, देखिए, यहाँ आपको ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था तब भी आर्टिकल 19 और जो धारा 45 है, पीएमएलए की धारा 45, उसका जिक्र किया गया। इस दौरान ये तर्क दिया गया कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका ये हनन है। इस मामले को कंसीडर करने के लिए ऊंची बेंच को ये रेफर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से मामला, तब तक अंतरिम बेल दे दी गई थी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है, तर्क ये दिया गया था कि क्या गिरफ्तारी के अलावा कोई राहत नहीं थी? गिरफ्तार करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दूसरे केसेस में, पीएमएलए के अलावा जो दूसरे केसेस होते हैं, उसमें ये अदालतें मानती हैं कि जमानत लेना किसी भी आरोपी का अधिकार है। केस चलता रहेगा, लेकिन आप जमानत पर बाहर भी रह सकते हैं, तब तक जांच पड़ताल की जा सकती है। लेकिन ईडी और सीबीआई, ईडी ने गिरफ्तार किया था 21 मार्च को, यह कहा कि हमने 9 समन जारी किए, आप हाजिर नहीं हुए, इसलिए हम आपको अरेस्ट करते हैं। इसी बात को चुनौती दी गई थी कि आखिर गिरफ्तारी जरूरी क्यों थी? क्या गिरफ्तारी के बिना काम नहीं चल सकता था? और इस पर और विचार करने के लिए ऊंची बेंच को रेफर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन तब तक अंतरिम जमानत दी गई। यानी जो आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या उसका हनन हुआ है? ठीक है सुजाता, केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है, इंतजार थोड़ा और करना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। इसी बीच अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर बैठक चल रही है, योगी का महामंथन चल रहा है उपचुनावों को लेकर कि किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना है, क्या ठोस रणनीति बननी है, कैसे पार्टी, संगठन और कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना है। लेकिन आपको बता दें, इस बैठक में योगी की 30 में, स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं है, यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को इस मीटिंग में जगह नहीं मिली है। उपचुनाव के लिए योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई, वो मंत्री लगातार अब से कुछ देर पहले पहुंच रहे थे, लेकिन एक्शन में तो योगी है। नई रणनीति पर काम भी हो रहा है, पर सवाल बड़ा है कि आखिर इसमें दोनों डिप्टी सीएम को न्योता क्यों नहीं दिया गया, वो क्यों इस मीटिंग से नदारद हैं? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, आखिर क्या वजह है? क्या केशव का संगठन वाला राग योगी को परेशान कर गया?
और इस मीटिंग में जो योगी की मीटिंग चल रही है इसमें क्या कुछ मंत्र जीत का दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़े बदलाव के संकेत भी दिए जा रहे हैं इस बैठक के जरिए। उपचुनाव की तैयारी तो है ही, राघवेंद्र और अजय हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन राघवेंद्र, उपचुनाव की तैयारी के साथ साथ क्या कोई बड़े बदलाव के संकेत उत्तर प्रदेश सरकार में देने की तैयारी है? थोड़ी देर रख लो, उस पर पांडे का चल रहा है। चूंकि सामने उपचुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव है और लगभग 2-3 बागी विधायक अलग से हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष उस पर फैसला नहीं लेंगे। अगर विधानसभा अध्यक्ष फैसला ले तो ये उपचुनाव की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो सबसे बड़ा जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ के सरकार का, यहाँ के संगठन का, वह यह उपचुनाव है। इसके पहले कोई फेरबदल नहीं होना है। चुनाव के बाद अगर कोई फेरबदल की संभावना है तो पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर बनेंगे, शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद यहाँ प्रदेशों की टीम बदली जाएगी। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चेंज होंगे, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद होंगे। और भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वह 2025 तक होना है। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बदलाव हो। रही बात, उप मुख्यमंत्री दोनों इस बैठक में नहीं आए हैं, तो यहाँ पर उपचुनाव में जिन प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, उन प्रभारी मंत्रियों को यहाँ पे बुलाया गया है। लगभग उनकी संख्या 30 है। कहा जा रहा है कि हर विधानसभा पे 3 प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। इस हिसाब से 30 मंत्री इस मीटिंग में बुलाए गए हैं, जिनके साथ योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए, क्या कुछ किया जाए, क्या कुछ भ्रम था जिसके कारण लोकसभा में भारी नुकसान झेलना पड़ा, उन नुकसानों को समाप्त करते हुए आगे एक पॉजिटिव रिस्पांस देना है। कार्यकर्ता क्यों नाखुश हैं, जो पन्ना प्रमुख क्यों नाखुश हैं, क्यों बूथ अध्यक्ष नाखुश हैं, जो निकल करके निकले नहीं, बूथ पर नहीं गए, वोट नहीं किए, वोट नहीं कराए, इन तमाम बातों पर, विषयों पर चर्चा हो रही है। लेकिन बदलाव की अभी स्थिति नहीं है। जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता, उपचुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, नतीजों पर बड़ी बात है। अजय के पास चलना चाहेंगे। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए किस तरीके से भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की थी, और अब ये जो स्पेशल 30 है, लेकिन उसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का ना होना क्या संदेश देता है? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। एक बात को समझने की जरूरत है कि संगठन की ये बैठक नहीं है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से अपने मंत्रियों के संग की जा रही बैठक है। जो पूरा कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट देता है मुख्यमंत्री को, वो अपने हिसाब से किन किन मंत्रियों से क्या जिम्मेदारियां देनी है वो तय कर सकते हैं। और इसी कड़ी में 10 विधानसभा में हर विधानसभा पर 3-3 नामों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से ये तैयारी की थी, और ये जानकारी पहले भी बाहर आ चुकी थी। आज के दिन उसी से जुड़ी ये बैठक है। बैठक इस समय अंदर मुख्यमंत्री आवास पे चल रही है, ये रास्ता है, और तमाम वो मंत्री जिनका नाम हम पहले देखकर उनसे बातचीत का प्रयास करके लगातार आपको बता रहे थे, ये लोग अंदर पहुंच चुके हैं। अगर उदाहरण बताएं तो जैसे मीरपुर विधानसभा के लिए आरएलडी से जो मंत्री अनिल कुमार वो हैं, सोमेन तोमर हैं, केपीएल मलिका, और उसके अलावा तमाम दूसरी सीटें हैं। अब इसमें ना केवल ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, बल्कि सरकार में जो महत्वपूर्ण कैबिनेट स्तर के कई मंत्री हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद नहीं है, इसके अलावा संजय निषाद भी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारे बड़े चेहरे, संजय निषाद कटेहरी विधानसभा से उनको जिम्मेदारी मिली है, वो दिखे नहीं अब तक आते हुए। तो कई सारे बड़े चेहरों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्योंकि ये संगठन से जुड़ा मामला नहीं है, ये सरकार से जुड़ा मामला है, मुख्यमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशनली विशेषाधिकार है कि वो चयन करे जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर। और ये उपचुनाव लोकसभा उपचुनाव के बाद हुए हैं। सरकार यानी नई रणनीति पर काम हो रहा है। अजय, नई रणनीति पर काम हो रहा है। बिल्कुल नई रणनीति इसे इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जो पुराना इक्वेशन था बीजेपी का, वो तो बिगड़ चुका है। पुराने जो जीत का एनडीए का गणित था, जो गुलदस्ता था जातियों का, वो तो बिगड़ चुका है। कैडर डिमोरलाइज है। तो नई गणित, नई राजनीतिक पूरा जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकली जो जातियां बिखरी हुई हैं, चाहे वो ओबीसी में आने वाली दूसरी राजभर जाति हो, इसके अलावा कुर्मी जाति हो, अलग अलग जातियां हो, चाहे वो एससी में आने वाली जो पासी समाज की जाति हो, ये तमाम जातियां जो बिखर गई हैं, बीजेपी को वोट क्या करती थी, उनको कैसे साथ में लाया जाए। कैडर जो सबसे बड़ा पॉइंट है, डिमोरलाइज है। वो जो पन्ना प्रमुख बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत था, जो हर बूथ पर बैठ के उस बूथ के जो वोटर थे, उस पन्ने के जो वोटर थे, उनको घर से ला के वोट देता था, जो इस बार डिमोरलाइज दिखा। कई जगहों पर, चाहे वो अयोध्या हो, लखनऊ हो, कई जगह पन्ना प्रमुख सक्रिय नहीं दिखे। तो ये सब जो मुद्दे हैं, इनको कैसे दूर करें, मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया गया है। मुख्यमंत्री सरकार के नाते, ये संगठन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। वो बीजेपी का संगठन अगर करेगा तो भूपेंद्र चौधरी खुद भी उसमें मौजूद होंगे। भूपेंद्र चौधरी आज मौजूद नहीं है। ये संगठन अपनी तरफ से तैयारी अलग रखेगा, लेकिन ये सरकार का प्रयास है कि इन उपचुनावों में सरकार, जो मंत्री हैं सरकार के, वो कैसे स्ट्रक्चर की ड्यूटी